ज्वाइंट। सो जल्दी जल्दी बताओ, वीकेंड कैसा रहा सबका? सही था? मस्त था? ऑसम था? कैसा था? इट वॉज गुड। थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग बाय द वे। दूसरे बच्चे इधर शर्मा रहे हैं या फिर दे डोंट वांट टू टॉक। क्यों भाई, इतना स्ट्रिक्ट पढ़ा रही हूँ मैं? अच्छा। अच्छा ना सभी का? चलो ओके। मैं, हाँ इट वॉज गुड, इट वॉज गुड, गुड ओनली। तबीयत ठीक नहीं था थोड़ा तो यस, लेकिन अभी आप सभी से बात हो रहा है तो आई एम फीलिंग लॉट बेटर। ओके। अच्छा ओके, मैं पूछ रही थी कि आप लोग का प्रीवियस क्लास कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर था, राइट? तो वो चैप्टर में कुछ ऐसा कंफ्यूजन डिड यू गाइस फेस्ड? मतलब अगर कुछ ऐसा फेसिंग हो रहा है प्रीवियस मतलब क्लासेस को लेके, तो डू लेट मी नो, ओके? आफ्टर क्लास ऑब्वियसली। लेकिन अभी तक का मतलब जितना भी काम्स पढ़ाई हुआ उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ, समझ में आ रहा है सब कुछ? मतलब या कुछ हेजी पार्ट्स रह रहे हैं कि मतलब हाँ ये एक चीज़ मे बी क्लियर होना था हमें, या फिर मे बी फास्ट हम जा रहे हैं, एनीथिंग, या ठीक पेस में जा रहे हैं? हाँ। हम्म। हम्म। वेल, सबसे पहले वेरी गुड कि मतलब आप जाके वापस बुक खोला आपने एंड जीआई वैल्यू की, आपने जो जो भी प्रोसेस है यू वांटेड टू नो। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली भी कह लीजिए कि जीआई वैल्यू की जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार देखना पड़ेगा वो टेबल को। लेकिन द थिंग इज, अब डेली बेसिस पे उसी चार्ट को देखते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन में वो मतलब वो नंबरिंग्स आना शुरू हो जाएगा। बीइंग अ फॉर्मर स्टूडेंट मैं बोल सकती हूँ, शुरू शुरू में मुझे भी याद नहीं रहा था, ओके? लेकिन डेली खोल के उसी चार्ट में आके, और एक बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ फूड की कैटेगरी को याद रखिए। अगर राइपेंड बनाना आ रहा है तो मतलब जीआई वैल्यू उसकी 55 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है? और अगर एप्पल्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें शुगर की क्वांटिटी उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ऑल्सो 55 से ज़्यादा, ठीक है? तो उस तरीके से फूड के कैटेगरी को याद रख के, नेचुरल शुगर जिसमें ज़्यादा है, जिसमें थोड़ा कम है, आपने खाना तो चखा है, राइट? तो जिसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मतलब ऑब्वियसली सिंपल कार्ब उसमें ज़्यादा है, मतलब 55 से ज़्यादा है उसमें। तो इस तरीके की छोटी छोटी टेक्निक, क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को, इस चार्ट को याद करने की कोशिश किया था तो मुझे भी सक्सेसफुली उतना पता नहीं चल पाया था। एंड टू बी फ्रैंक, आपको सिर्फ जीआई क्या होता है और जीएल से उसका डिफरेंस क्या होता है, किसी भी इंटरव्यू वगैरह में अगर आप जाते हैं, इवन आप एफ एकेडमी क्रॉस करने के बाद, एग्जाम क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इंटरव्यू में आते हैं, तो शायद मे बी वैसे क्वेश्चन ही पूछने को मिले। आपको पूरा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मतलब वाटरमेलन की कितनी जीआई वैल्यू है, एप्पल की कितनी जीआई वैल्यू है, ठीक है? डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन। अगर क्वेश्चंस में अगर वो नहीं भी आया आपको तो प्रोसीड ऑन। वो पर्टिकुलर चीज अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं बुक्स में कि आप उसको पढ़ के मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो आज का टॉपिक है सेकंड मेन। हाँ बोलो। बंगाली में क्लास? अच्छा, बंगाली का बैच है ये? बंगाली का भी बैच है यहाँ पे? हम्म। हम्म। ओके ओके।
तो 2 क्लासेस से ऐसा हो रहा है, जिन लोग का बंगाली क्लासेस उनको समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। चूंकि मैं हम्म, हम्म, मतलब टेक्निकली ये सब पढ़ाया जा रहा है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट स्टिल यू गाइस आर फेसिंग। व्हाट अबाउट इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, तभी भी समझ में नहीं आ रहा? लैंग्वेज बैरियर तभी भी हो रहा है, आई नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बंगाली बैचेस को मैंने इसीलिए लिया बिकॉज आई थॉट कि मे बी इंग्लिश में कम्युनिकेट करके मतलब यू गाइस विल बी फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज, बट नहीं है वो, वरना मैं ऑफिस में बात करूंगी इस बारे में। ओके ठीक है, आज बियर विथ मी, आई विल ट्राई कि देखो टेक्निकल टर्म्स है ज़्यादा, मतलब मैं सिर्फ पीपीटी से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो होपफुली यू गाइस विल बी नॉट फीलिंग एनी लैंग्वेज बैरियर एट दिस टाइम, बट आई विल डेफिनेटली टॉक टू ऑफिस रिगार्डिंग दिस कि मे बी आपको बंगाली में भी वो चीज़ की मतलब क्लासेस प्रोवाइड हो, बिकॉज आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज वही है, यू गाइस पेड फॉर बंगाली राइट, तो यस आई अंडरस्टैंड। तो आज पर क्लास कर लीजिए, जितना समझ में आता है आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू गाइज आर नॉट कंफर्टेबल तो मैं आप लोग का कौन सा बैच है बंगाली, 13 और 12, लेट मी नो। 12 इज बंगाली, अच्छा ओके। तो मैं 12th को मे बी 13 से बैचेस लूंगी, 12 वाला मैं आई विल बी डिस्कसिंग विद ऑफिस। ओके चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और बंगाली बैच बच्चा लोग थोड़ा ये करो, एडजस्ट करो आज, मतलब पीपीटी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? ओके सो टुडेज टॉपिक इज सेकंड मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच इज प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल लिस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, उसके बाद we will be coming to protein, second most important macronutrients in our body that our cells need to function, to grow, to repair a tissue, to grow a bone. Okay, this is very important, protein is very important, even lipid is important, even fat is important, but आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स है आज का टॉपिक? why protein is important for our body, types of amino acids and their functions, what are amino acids I will be saying, I will be conveying that after a few seconds. Protein digestion and absorption, what are the functions of proteins in human body, consequences of protein deficiency. Okay, what are proteins? ये है पहला टॉपिक। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि मैंने कहा दे build our body, build our cells, tissues, they help in that area. और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा ग्लूकोज, वैसे ही, और ग्लूकोज हमारे बॉडी में सर्ज होके यूज होता है, वैसे ही उसी प्रकार से प्रोटीन इज द एंड रिजल्ट, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड। क्या है? एमिनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, एमिनो एसिड्स, यू कैन say in both the terms. Okay, protein is known as building blocks, your body links amino acids together to make proteins. जिस प्रोटीन खा के सिंपलेस्ट फॉर्म में अमाइनो एसिड के फॉर्म में तब्दील होता है, उसके बाद वही अमाइनो एसिड्स दे फॉर्म अ बॉन्ड, दे फॉर्म अ चेन, उसके बाद ही हमारा सेल्स, हमारा टिश्यूज, हमारा मतलब डे टू डे थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। ओके, the bricks are equally the same yet different size. जो this is not that important point but still I kept it. Okay, तो जो अमाइनो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर हैं they all are the same, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं, किसी जगह पे अगर हमारे सेल्स में एल्बुमिन वाली प्रोटीन है, उसकी बॉन्ड्स अलग है,
कोलाजन फैक्टर जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी पे काम आती है, और किसी को यंगर दिखना है, उनकी स्किन टाइट है, तो कोलाजन इज वेरी रिक्वायर्ड इन दैट एरिया। तो उसकी वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर अलग है। तो ब्रिक्स द फाउंडेशन आर द सेम, बट जो बॉन्डिंग है प्रोटीन की, they are quite different. Amino acids are molecules that combine to form proteins. हमने पहले भी डिस्कस किया है। Amino acids are proteins, are the amino acids and proteins are the building blocks of life. When proteins are digested or broken down, amino acids are left. The human body uses amino acids to make proteins to help the body, what? To help the body break down food. To break down food, to grow, repair body tissue, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, perform many other functions. अच्छा, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि break down food, how protein helps to break down your food. प्रोटीन का एक मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब भी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो सब ब्रेकडाउन कहाँ से शुरू होता है? वो बकल कैविटी से शुरू होता है, राइट? वो शुरू होता है माउथ से। लेकिन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है स्टमक से, नॉट कंप्लीटली, लेकिन पेप्सिन बोल के एक एंजाइम होता है वो स्टमक में प्रेजेंट रहता है। जब भी हम कोई भी प्रोटीन की इंजेक्शन या फिर फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो स्टमक में आके हाफ डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? हाफ डाइजेस्ट होता है। उसके बाद इट फर्दर गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। हु सेड, किसने कुछ कहा, मैं पढ़ नहीं पाई। ओके, तो स्टमक उसको पेप्सिन हार्मोन के बदौलत दे डाइजेस्ट इट इनटू हाफ। पेप्सिन, अच्छा, वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है? स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इन अ हाफ मैनर। हमेशा याद रखिए पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आधा डाइजेस्ट होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ही बढ़ता है। तो वो जो स्टमक में रह रहा है, कुछ देर तक रह रहा है, दैट फायर अप्स आवर पेनक्रियाटिक जूसेस। और पेनक्रियास क्या हेल्प करता है? दैट फायर्स अप आवर पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस इज डाइजेस्टिव जूसेस। वो डाइजेशन जितना अमाउंट में बॉडी स्टमक में जितना अमाउंट में प्रोटीन स्टे करता है, उसके बाद इट कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट टेक्स टाइम ले रहा है स्टमक से आके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने के लिए। तो वो टाइम के दौरान पेनक्रियाटिक जूसेस बहुत रिलीज होते हैं। वही पेनक्रियाटिक जूसेस helps to digest other macronutrients, like other macronutrients is carbohydrates and fat. उसी के कारण बोला जाता है कि it helps other food to break down easily. Protein helps other food to break down easily as well. That's the reason अगर आपको बैलेंस डाइट किसी को सजेस्ट करना है तो उसमें थोड़ा सा कार्ब्स, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा विटामिन मिनरल्स हमेशा थोड़ा थोड़ा पोर्शन में रहना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो लोग हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट अ होल मील। ओके, टू ग्रो, हाउ प्रोटीन इज हेल्पिंग टू ग्रो? हर सेल्स में ना, हर सेल्स की मेम्ब्रेन में, ऊपर के स्ट्रक्चर में प्रोटीन की मात्रा होती है। हर सेल्स को बनने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स द रीजन नया सेल अगर मतलब बढ़ रहा है, किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब नया सेल्स, नया टिश्यूज फॉर्म नहीं हो रहे, नए सेल्स, नया टिश्यू फॉर्म ना होने के कारण उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा। ओके, बिकॉज वी ऑल नो cells and tissues are the main reason
ताकि हमारा बॉडी मल्टीप्लाई करता है। तो प्रोटीन अगर नहीं मिल रहा है, सेल्स बन नहीं रहा, तो बॉडी ग्रो नहीं कर रही। रिपेयर बॉडी टिश्यू, वही सेम रीजन, cells they are made up of proteins in a manner, और अगर प्रोटीन की कमी होती है तो पर्टिकुलर एरिया में जाके सेल्स वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाते, टिश्यू अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। दैट्स द रीजन प्रोटीन हेल्प्स इन रिपेयरिंग आवर बॉडी टिश्यू, परफॉर्म मेनी अदर बॉडी फंक्शन, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जीआई की वैल्यू वाली जो टेबल चार्ट है, आप में से किसी ने पूछा था कि मैं याद कैसे थोड़ा करूंगा, तो दिक्कत हो रहा है सर, आपको ये सारी चीजें भी याद करनी है, आएंगी ही आएंगी। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उसका डिफरेंस बता देने के बाद मे बी you guys will be more habituated of learning all those terms, okay? काफी साइंटिफिक टर्म्स है, आई नो जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है उनको थोड़ा लग रहा होगा, बट डोंट टेक टेंशन, डेली बेसिस पे हमेशा बुक खोलेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कौन कौन कैटेगरी में आ रही है। ओके, मैं पूरा नाम पढ़ूंगी तो आप लोग सो जाओगे, तो मैं नहीं पढ़ने वाली नाम, मैं बस आपको ये डिफरेंस समझाऊंगी कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल एसेंशियल में डिफरेंस क्या है। अमाइनो एसिड्स, ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो ये इस प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं कि वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड नहीं होते, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इसीलिए हम लोग को फूड डाइटरी मैनेजमेंट में, डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पे, मतलब फूड डाइट के थ्रू पे जो अमाइनो एसिड्स हमें मिल रहे हैं, जो प्रोटीन हमें इनटेक करना पड़ रहा है, उसी को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। नॉन एसेंशियल डिफरेंस वही है कि नॉन एसेंशियल में नॉन एसेंशियल वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? हम लोग को बाहरी डाइटरी मैनेजमेंट से, हमें डाइट से हमें खाने की जरूरत नहीं है, दैट्स द रीजन इज नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो भी 10 प्रकार के होते हैं। कंडीशनली एसेंशियल, ये भी नॉन एसेंशियल का पार्ट है, लेकिन द थिंग इज कभी कभार ना एक्सीडेंट्स में हमारा बॉडी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उस जगह पे हम लोग को डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पे, डाइट्स के तौर पे, बाहरी खाने के तौर पे हमें नॉन एसेंशियल जो हमारी अमाइनो एसिड्स है उसको लेनी पड़ती है। सो डिफरेंस इज ये हमें डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है। ओके, वी हैव टू टेक थ्रू डाइट, we have to take through this through diet. नॉन एसेंशियल में डाइट नहीं, बॉडी ऑलरेडी उसको बनाता है, इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी थ्रू टेकिंग इट थ्रू डाइट। बॉडी मैनेजेस इट। ओके, कंडीशनली एसेंशियल में दिस इज समथिंग नॉन एसेंशियल ही है, लेकिन कभी कभार यू हैव टू टेक ऑन अ, मतलब इमरजेंसी केसेस में जब बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता तब तो बाहर से खाना पड़ता है। ओके, माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड हियर, तो मैं मिटा देती हूँ। ओके, तो दिस आर सम एग्जांपल्स, पढ़ के नहीं बोलूंगी। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी ऐसा दिक्कत हो रहा है तो लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब ये खोल रही हूँ ना ये सेक्शन, मुझे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, आप लोग को भी ब्लर नजर आ रहा होगा आई थिंक। मुझे क्यों ब्लर नजर आ रहा है मुझे भी नहीं पता, प्रोलिन मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, मुझे पता है वो प्रोलिन है, इसलिए मैं प्रोलिन पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, ओके। अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ये हमने किया, 3 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनली एसेंशियल। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मैंने अभी भी पढ़ाया।
ये उसी के ऊपर ही पूरा सिनॉप्सिस है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स का डाइजेशन हमने पढ़ा था ना, बकल कैविटी से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है। अब पढ़ेंगे द 4 phases of protein digestion। 4 phases of protein digestion। फर्स्ट इज डाइटरी प्रोटीन्स। डाइटरी प्रोटीन्स मतलब व्हाटएवर वी आर, मतलब एसेंशियल प्रोटीन्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम बॉडी में ले रहे हैं, फर्स्ट इंजेक्शन कर रहे हैं कोई भी प्रोटीन। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एन एग, ठीक है, अगर हम अंडा खा रहे हैं तो वही चीज, वही अंडा स्टमक में आता है, फेज 2, डीनेचर्ड एंड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इतना डरे नहीं ये पूरे बायोलॉजिकल टर्म से। बस इतना याद रखें कि पेप्सिन और HCl मिलके यहाँ पे आधा प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ पे, स्टमक पे, बस उतना, और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बस HCl एंड पेप्सिन को याद रखिए, ठीक है। देन certain enzymes consumed are being made in small intestine, that is phase 3। phase 4 में आने के बाद वही अमीनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, खाना खाया, स्टमक में आया, उसके बाद फेज 3 में स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वही स्मॉल अमीनो एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर तक पहुंचा के लिवर अपना न्यूट्रिएंट्स सभी को पहुंचाता है। दैट्स द होल प्रोसेस। यहाँ पे मैं बस इतना ही आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि गो थ्रू विद द टेक्निकल टर्म्स, द म्यूकोसा अलोंग विद द सिंगल अमीनो एसिड्स। ये सारी चीजें मैं इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड। ऊपर ऊपर का नहीं बता रही, मैं अंदर का बता रही हूँ कि ये सारी चीजें, ये जो सिनॉप्सिस है, मैं आपको अगर आपको बताती हूँ तो आपको ये सारी चीजें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बट कभी कभी कुछ कुछ चीजों का याद रखना जरूरी होता है। तो क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, जब भी क्लास खत्म होता है आप पीपीटी पढ़ें, पीपीटी आपको अवेलेबल होती है तो पीपीटी पढ़ें, उसमें से कुछ कुछ टर्म्स होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता नेक्स्ट क्लास मेक श्योर आस्क मी। क्लास करने के लिए हम लोग को कम समय मिलता है तो आई हैव टू गिव यू अ सिनॉप्सिस सो दैट आपके ब्रेन में इंपॉर्टेंट चीजें जाए। ओके, जो ये फेज 3 का बात है, जो कि स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है ये चीज डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बोथ द अपस्ट्रीम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला पार्ट, ओके, स्टमक से होके प्रोटीन्स पेप्सिन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स, ये याद रखें, पॉलीपेप्टाइड्स छोटा वर्जन होता है प्रोटीन का, which is being done with the help of पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम उसको छोटा वर्जन में कन्वर्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपस्ट्रीम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले स्ट्रीम में, ऊपर वाले विभाग में पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है। मैंने पहले पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट हुआ, किसने कन्वर्ट किया, पेप्सिन ने कन्वर्ट किया। देन trypsin and chemotrypsins are the enzymes that helps to make more small elements of protein, that is smaller peptides, and then वही smaller peptides डाउन वाले स्ट्रीम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पोर्शन में अमाइनोपेप्टिड्स एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, पेप्टिडेज, इतना ये क्यों ब्लड के, हाँ बोलो, हाँ डेफिनेटली आप लोग पढ़ेंगे तब कैसे मिलेगा। ये चीज आपको बुक में भी मिल जाएगा जब प्रोटीन डाइजेशन के बारे में पढ़ाई हो रहा है। तो
अगर इफ यू गाइस आर नॉट गेटिंग पीपीटी आल्सो, गो थ्रू बुक, बुक का ही सिनॉप्सिस है ना यहाँ पे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। Moving on, smaller peptides are being converted into more lesser smaller peptides, which is aminopeptides, peptidase and carboxypeptidase. अच्छा, do one thing, ये दो का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, मुझे नेक्स्ट क्लास में डू गूगल इट एंड टेल मी कि पेप्टिडेज हो रही है, कि जब whenever we study we used to explain it as a days, ठीक है? क्योंकि आपको अगर किसी को समझाना है तो ठीक तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ना। ओके चलो, तो ये दो एंजाइम्स फाइनली द बोथ हेल्प्स टू कन्वर्ट इट इनटू अमाइनो एसिड्स, फाइनली इट हेल्प्स टू कन्वर्ट इट इनटू अमाइनो एसिड्स, देन अमाइनो एसिड्स फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होके, ब्लड के थ्रू होके लिवर के पास जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको शायद समझाया है, लिवर के पास होके लिवर न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ के वो फिर ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, और वही दैट इक्वल्स टू वी गेट आवर प्रोटीन इनटेक डे टू डे इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का कहा, कैसे डाइजेशन ब्रेकडाउन होता है, दैट आई हैव टोल्ड। सपोर्ट सिस्टम, ऑब्वियसली सेल्स टिश्यूज बन रहे हैं तो हमारा जो मतलब बैकबोन, रिब्स, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं, दैट आल्सो सपोर्ट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशंस का मैंने कहीं पे नोट डाउन किया था, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अच्छा, and membranes that aids diffusion or active transport ions. अच्छा, ये transport, how protein helps in transportations, I am so sorry, I haven't noted down in my notes, so I can't say, मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की full information नहीं है तो मैं आप सभी का करियर रिस्क में नहीं डालूंगी। ये तीनों पॉइंट ना I will be discussing you with next class, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कस करके आगे वाला क्लास करेंगे। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, जो बात है कि वो सपोर्ट सिस्टम बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, some proteins are structural proteins, help in making our body with supporting our body with good structure. Okay, केराटिनिन जो कि हमारे हेयर एंड नेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प होती है। कोलाजन सपोर्ट्स लिगामेंट, टेंडन्स एंड स्किन, जैसे कि पहले मैंने क्लास के शुरू में कहा था। और कभी-कभी ये इट्स नॉट दैट नीडेड, बट कैसे वो फॉर्म होता है, कैसे दूसरे लोग भी प्रोटीन, दूसरे जानवर भी प्रोटीन के आदी होते हैं, जैसे कि ककून्स एंड स्पाइडर वेब्स, दे आर आल्सो बीइंग मेड विद द प्रोटीन स्ट्रक्चर। Okay, this is I have kept a example, collagen filler treatment, जिन लोग का लिप थिन होता है, they use this collagen मतलब protein, okay, protein fillers is being used, this is before and after, not recommended to anybody, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे रखा है कि कोलाजन कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी की, मतलब फुलफिलमेंट को हेल्प करने में। ट्रांसपोर्ट, how protein helps in transportation. Shannon and carrier proteins in the cell membrane allow substances to enter and exit the cell. अच्छा, पहले भी मैंने कहा था cell is being made, cell membrane is being made with protein. तो cell membrane ही, अगर cell membrane is something that allows ग्लूकोज टू एंटर इन आवर सेल, उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो दैट पर्टिकुलर रीजन इज बीइंग मेड बाय प्रोटीन। सो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजन नहीं, detoxification of our CO2 is also is done with the help of protein here. डिफेंस, एंटीबॉडीज जो हमारी इम्यूनो
ग्लोबिन बोलते हैं, इफ आई एम करेक्ट सेइंग इट करेक्टली, 1 सेकेंड, मुझे वो नेम याद ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा, एंटीबॉडीज मतलब इम्यून सिस्टम के सबसे मेजर पार्ट जो कि डिफेंस करते हैं हमारे, जब भी बाहरी फॉरेन मटेरियल्स हमारे बॉडी में आते हैं, एंटीबॉडीज आर द वन टू गेट एक्टिवेट। उसके बाद वही फॉरेन बॉडी को वो लोग रिकग्नाइज करते हैं, इफ दे आर ओके इन आवर बॉडी तो दे यूज टू कीप इट, बट अगर वो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है तो इट गेट्स एलिमिनेटेड। जब भी आपका इम्यून सिस्टम पढ़ाई होगा, अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है तो ये चीज फर्दर डिस्कस होगा उसी चैप्टर में। ओके, तो बस इतना जानिए, जो एंटीबॉडीज है दैट इज आल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो एंटीबॉडीज में जो प्रोटीन पाया जाता है, जब भी फॉरेन वाला कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आता है तो प्रोटीन एंटीबॉडीज अपने आप को उसी के इर्द गिर्द पूरा ही समेट लेते हैं, पूरा ही उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसी को डिफेंसिव सेल्स के एरिया में लेके उसको पूरा तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं हमारे बॉडी से। दिस इज होल प्रोसेस कि कैसे हमारा एंटीबॉडी काम करता है विद कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। देखिए पीपीटी में कुछ कुछ फिगर्स रखनी पड़ती है इफ समवन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सीइंग थिंग्स कि कैसे ये चीज होता है, जैसे कि एंटीबॉडीज हैं तो कैसे एंटीबॉडीज वर्क करता है, ठीक है, उस चीज के बेसिस पे रखा जाता है पीपीटी में कुछ कुछ फिगर्स। जब भी पीपीटी पढ़ रहे हैं आप पढ़ेंगे एंड डोंट थिंक कि ये सारी चीजें मतलब बहुत कुछ मतलब हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, बस आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए प्रोटीन पढ़ाई हो रहा है, प्रोटीन एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट्स इट। रेगुलेशन, ओके, 100 टाइप के क्वेश्चंस। ओके, मैं ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ही है, इट्स बीन कंप्लीटेड ओनली। ओके, अच्छा, रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स, इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स, intercellular messengers that influence metabolism. Insulin regulates the amount of glucose in the blood and the cells. अच्छा, इंसुलिन हो be estrogen, be progesterone, everything is made up of slight portion of protein. प्रोटीन हर किसी के रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। If we don't take enough protein in our diet, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस की चांसेस होती है, मतलब नॉट ज़्यादा प्रोटीन, कम अमाउंट में जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है। ज़्यादा होने से प्रोटीन क्या होता है, दैट चेंजेस इटसेल्फ इनटू फैट सेल्स, और वो फैट सेल्स दिक्कत करता है, तो वो हमेशा याद रखिए, प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा लगता है तो इट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के रेगुलेशंस में भी इट हेल्प्स। Human growth hormone, its presence determines the height of an individual. Height, human growth hormone, ये भी प्रोटीन से बिल्डअप होता है। देखो जनरली बात ये कि अगर सेल्स और टिश्यूज अगर प्रोटीन से बन रहे हैं, ठीक है, तो बाकी जितना भी हमारे बॉडी में कुछ भी एक्टिव फंक्शन में काम कर रहा है सब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन है, बिकॉज सेल्स और टिश्यू क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, और वही बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वही बैटरी हमारे बॉडी में जो फ्यूल वो लग रहा है और जिससे हम फंक्शन कर रहे हैं सेल्स एंड टिश्यूज, वही ही प्रोटीन से बन रहा है। तो हार्मोन हुआ, मे बी बोन हुआ, मे टेक इट व्हाइल आई एम स्टैंडिंग द पोस्चर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्हिच इज प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में भी मैंने कहा, उसकी थर्मिक इफेक्ट है। थर्मिक इफेक्ट व्हाट इज, प्रोटीन हैज द हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एज कंपेयर टू हमारा फैट। ओके, थर्मिक इफेक्ट इज समथिंग कि हमारा बॉडी में कितने देर तक खाना स्टे करता है और कितना वो मेटाबॉलिज्म में कितना हेल्प करता है। तो
प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में स्टे करता है, बिकॉज इट स्टमक में जाएगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो काफ़ी समय लेता है। ओके, तो इट हैज़ मोर थर्मिक इफेक्ट। थर्मिक एंड थर्मल, ये वर्ड किससे यूज होता है? वो वर्ड इस्तेमाल होता है हीट से। तो व्हेनेवर स्टमक से होके, स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, वो मतलब डबल डाइजेशन प्रोसेस ले रहा है। तो डबल डाइजेशन प्रोसेस ले रहा है, इसका मतलब सेल्स में जितने एनर्जी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न अप होके कैलोरी में मतलब तब्दील हो रहे हैं, ग्लूकोज यूज्ड अप हो रहा है। दैट्स द रीज़न कभी अगर हम जिम में जाते हैं या फिर कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एवरीवन इसलिए कि आप प्रोटीन खाओ, फैट लूज करना है तो प्रोटीन खाओ, फैट बढ़ाना है मतलब अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक करना है तो प्रोटीन खाओ, बट ज़्यादा प्रोटीन नहीं, इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू फैट सेल्स। उसके भी हर किसी का ज़्यादा वर्जन सही नहीं होता ना। किसी को अगर आप समवन इज इन रिलेशनशिप और किसी को किसी से प्यार है और वो बंदा आपके लिए प्रोटेक्टिव है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, पहले वो प्रोटेक्टिव अच्छा लगता है कि चलो वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव है और मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। वही प्रोटेक्टिवनेस पॉजिटिवनेस में चेंज हो जाता है जब वो हर काम में मना करता है। तो कोई भी चीज़ में भी वो खाने में ही लागू होती है, कोई भी चीज़, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे वो इवन गुड फैट हो। गुड फैट अच्छा होता है शरीर के लिए होते हैं, लेकिन ज़्यादा सही नहीं होता। ओके, इवन प्रोटीन ऑल्सो, वॉटेवर इट इज, ज़्यादा होने से कोई भी चीज़ सही नहीं होता। शायद हम न्यूट्रिशन एजुकेशन में यही ही क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज समथिंग, ये डायग्राम रखा हुआ है। सबस्ट्रेट जो वर्ड है दैट इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो ठीक है, जब भी कोई एक्टिव प्रोटीन, हमारे जो एंजाइम, दिस इज एंजाइम्स, ओके, कोई भी एक्टिव प्रोटीन या फिर कोई भी एक्टिव फैट्स, अभी के लिए तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन ले लेते हैं। एक्टिव प्रोटीन जब हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स होके सिंपलर वर्जन होके यहाँ पे फिट होके बैठ जाते हैं, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गोज इनटू अनदर लेवल ऑफ डायग्राम, जहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर अपने आप में चेंजेस करने की कैपेबिलिटी में होते हैं। क्यों? वैसे प्रोटीन अपने आप को इस चीज में ढालने के लिए कैपेबल होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस करने में कैपेबल होते हैं, जो कि नेचुरल प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा डीएनए, हमारा जो लिवर में जो डीएनए है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे विलीज हैं, दे रिकॉग्नाइज नेचुरल प्रोटीन, नॉट एनिमल से आया हुआ प्रोटीन, दे रिकॉग्नाइज नेचुरल प्रोटीन। तभी जब अगर थोड़ा सा भी टर्न ओवर होता है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, दे टू इन ऑर्डर टू फिट इन अ एंजाइम स्ट्रक्चर, मतलब लाइपेज, एमिलेज, ये सब होते हैं हमारे एंजाइम के स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा भी स्ट्रक्चर इधर उधर होता है तो अपने आप में वो ढाल लेते हैं, ताकि वही एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन की तरह फिट हुआ, एंजाइम्स उस पे लगे, देन वो अमाइनो एसिड्स होके प्रोडक्ट्स बनके हमारे ब्लड सेल्स में, मतलब सॉरी ब्लड स्ट्रीम में दे गो एंड वर्क एज अमाइनो एसिड्स इन आवर होल बॉडी। ये कुछ अच्छा, ये बायोलॉजिकली जो टर्म है ये एक्चुअली आपको में भी पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए, बिकॉज दिमाग में रखिए बस, अब क्या ही कह सकते हैं, बट दिस इज समथिंग गोज इन अ केमिकल टर्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, बट चलो ठीक है, दिमाग में रखिए, इट्स नीडेड। ओके, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच एड्स इन हाइड्रोलिसिस, ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस है प्रोटीन से लेके अमीनो एसिड तक तब्दील होते हुए, तो लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज, प्रोटीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं दैट एड्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Okay, these points will make you confused. Okay, consequences of protein.
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन लॉस, सॉरी प्रोटीन सिर्फ लिखी, प्रोटीन लॉस, लॉस हो जाने से, मैलन्यूट्रिशन हो जाने से, ये दो चीजें, ये किसी ने पूछा था एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या पड़ेगा, ये दोनों पड़ेगा कि आपको पूछा जाए कि प्रोटीन लैक में, प्रोटीन डेफिशिएंसी में आपको कौन सा डिजीज हो सकता है। काफी सारे डिजीजों के नाम मतलब होगा, डिजीज का नाम होगा ABCD करके एमसीक्यू क्वेश्चंस में, उसमें से क्वाशियोर और मैरिस्मस, ये दो चीजें जो कि न्यूट्रिशन बोल रही, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, यू विल मार्क दैट ईदर दोनों मतलब ABCD के ऑप्शंस में दोनों में से किसी एक का ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं मैंने दोनों दे दिया, ठीक है। आई विल नॉट कंफ्यूज यू गाइस दैट मच। अच्छा, ये पर्टिकुलर क्वाशियोर ये क्यों होता है? अच्छा, ये देखा जाता है फर्स्ट चाइल्ड में, व्हेनेवर एक बच्चा पैदा होता है, कम डिफरेंस में दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस केस में ऑब्वियसली माँ पहले बच्चे को थोड़ा लैक करके दूसरे बच्चों को पिलाना शुरू करती है दूध। उस केस में मालन्यूट्रिशन केसेस होते हैं, बच्चे का प्रोटीन लैक होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये दो केसेस बच्चों में देखे जाते हैं। किसमें देखे जाते हैं? बच्चों में। ओके, मैरिस्मस इज समथिंग, ये वाला केस में हाँ आपको मैलन्यूट्रिशन हो रहा है प्रोटीन का, समझ में आता है, लेकिन मैरिस्मस में क्या होता है, प्रोटीन का तो लैक हो ही रहा है, ठीक है, किसी बच्चे में प्रोटीन का लैक तो हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ कार्ब्स और फैट्स का भी उसमें और दूसरे विटामिन्स मिनरल्स का भी उसमें लैक होना शुरू होता है। तो दैट्स द होल consequences of lack of protein. Okay, चलो, this is the whole protein chapter for today. MCQs में ये क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा तो मैं बोल रही हूँ, किसी एक बच्चे ने पूछा था कि कौन सा डिजीज हो सकता है। ओके, प्रोटीन का आपका फंक्शंस क्या क्या, वाइटल फंक्शंस है कुछ कुछ, वो आपके एमसीक्यूज वगैरह में आएगा, वो पूछा जा सकता है। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन कार्ब्स है कि कोलेजन लिपिड है कि कोलेजन विटामिन ए है कि कोलेजन प्रोटीन है? ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो यू कैन से कि अच्छा, केराटिन किस प्रोटीन के कौन से फंक्शन को बढ़ावा देता है, वो भी पूछा जा सकता है। कि यू गाइस कैन से कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आता है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स? केराटिन एंड कोलेजन, ये उसका आंसर होगा। ओके, कोलेजन किस चीज के लिए हेल्प करता है? इट सपोर्ट्स लिगामेंट, टेंडन्स एंड स्किन रिपेयर, हेयर में जो ब्रिटल होती है उस चीज में। और ये चीज तो पक्का पूछा जाएगा, व्हाट आर द एंजाइम्स दैट इज मतलब हेल्पफुल इन प्रमोटिंग हमारा प्रोटीन डाइजेशन? ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन आर द एंजाइम्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लेकिन वो कौन से स्ट्रीम में पाया जाता है? तो आंसर विल बी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम उसको भी याद रखिए। एमिनोपेप्टिड्स और कार्बोक्सिपेप्टिड्स, ये कौन सा एंजाइम्स है जो कि हेल्प करता है हमारे एमिनो एसिड्स में तब्दील होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा आपको ऐसा लग सकता है कि ये सारा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बुक थोरोली पढ़ना पड़ेगा। बुक से कोई भी सेंटेंस से क्वेश्चन दे सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जब मैं पूछ रही हूँ आप सभी से कि कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करने के बाद आपने बुक पढ़ा है कि नहीं, पीपीटी पढ़ा है कि नहीं, हाँ तो बोल रहे हैं, कितना परसेंट हाँ है वो एग्जाम्स में पता चलेगा। और यही रीजन है बच्चे थोड़ा कम मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं दूसरे बैच में, क्योंकि वो लोग बुक फॉलो नहीं करे। सिर्फ पीपीटी पढ़ के नहीं होगा, पीपीटी तो पढ़िए, बुक भी पढ़ना है। एक कोर्स कर रहे हैं एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्वेश्चंस, लेकिन अब पढ़ेंगे तो इजी होगा। ओके, ठीक है, अभी के लिए तो ये चैप्टर इज फिनिश्ड। हाँ पूछिए। नहीं मैं बंगाली नहीं, एक्चुअली मैं बंगाली नहीं हूँ, बट
आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बोलिए। हम्म हम्म देखिए, एक वक्त तक है भगवान ने हमें सिर्फ बच्चों को ही माँ के साथ जोड़ के रखा है, और भगवान ने कहा है कि पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन एक सर्टेन एज को बढ़ने जाने के बाद वी डोंट सर्टेनली रिक्वायर टू गेट आवर सेल्फ ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ यू नो, अगर हमको हाइट बढ़ाना ही करना है तो नो, इट्स नॉट नीडेड, प्रोटीन इज वेरी वेरी मच नॉट नीडेड फॉर आवर सेल्स ग्रोथ। हाँ, ये देखिए, न्यूट्रिशनल टर्म में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि सेल्स का ग्रोथ में जरूरत पड़ता है, लेकिन प्रोटीन सिर्फ दूध से नहीं मिलता। दूध वाला प्रोटीन हमें पूरे मतलब साल भर तक के लिए, जैसे कि बड़े होने तक हम पीने का कोई जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस इज आज का दूध जो हम पी रहे हैं, पैकेटेड दूध है, मे बी जर्सी गाय से है, वो सारा चीज हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। तो नो, आई विल नॉट रेकमेंड। और वैसे भी जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे हमारी जो डाइजेस्टिव जो पावर है वो भी कम होती जाती है। तो दूध को हजम करने के लिए हम लोग को उतना काम भागा दौड़ा भी करना पड़ेगा, और ओल्ड एज में 50 होने के बाद उतना भागा दौड़ा तो कर नहीं सकते। तो आई विल नॉट रेकमेंड समवन टू हैव मिल्क आफ्टर देयर टीनेज, ठीक है? क्योंकि हाँ, दूध अगर किसी भी क्लाइंट को आप सजेस्ट करते हैं ना, बच्चा है वो माँ का दूध पी रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ साल तक वो दूध पिया, 5-6 साल तक उसके ग्रोथ के लिए सही है। उसके बाद उसके बॉडी में जितना प्रोटीन जाना चाहिए दूध के थ्रू वो गया, उसके बाद उसको नेचुरल ओरिएंटेड प्रोटीन खाना जरूरी है। कैसे? उसको मतलब लेग्यूम्स दीजिए, दाल दीजिए, चना दीजिए, ये सारी चीजें जरूर पड़ती है। ओके, ठीक है। ये क्लास दोनों कॉम्बाइंड था, 12-13 बैच का कॉम्बाइंड होके क्लास था, बट मैं सर्टेनली समझ सकती हूँ आप लोग को कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा। तो मैं बंगाली के लिए आई विल सर्टेनली टॉक राइट नाउ ओनली, ठीक है, कि आप लोग का बंगाली से सेपरेटली क्लास हो। हाँ, हाँ, 2 क्लास ऑलरेडी जा चुका है तो उनको भी दिक्कत हो रहा होगा। इम्पोर्टेंट क्लास अभी शुरू हो रहा है सब तो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं डेफिनेटली, एंड थैंक यू ये चीज़ को ये करने को, मतलब आगे इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। बिकॉज मुझे क्या लग रहा था कि मे बी इंग्लिश में जब बीच बीच में आई एम सेइंग ना टेक्निकली टर्म्स है, तो मुझे लगा मे बी कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं, बट नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपने अपना समझ के बताया, तो आई विल बी गिविंग अ सोल्यूशन फॉर दैट, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके, बाय।